कृपा का गुस्से से लाल चेहरा देखकर एकांश को हंसी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो वॉट बेबी डॉल, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुमसे और भी प्यार हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। तुम्हारा फिगर आज भी उतना ही हॉट और सेक्सी है जितना 25 साल पहले था। कहते हुए एकांश ने कृपा का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर पैशनेटली किस करने लगा। कृपा ने भी एकांश को नहीं रोका और वह भी उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। एकांश का हाथ कृपा की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने कृपा के गाल को पकड़ के रखा था। दोनों अभी एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। तभी उन दोनों के कानों में श्रेयांश की आवाज़ सुनाई दी, मॉम डैडी मॉम कहाँ हो आप। इस आवाज़ को सुनते ही एकांश, जो कि कृपा को पैशनेटली किस कर रहा था, उसने गुस्से से कृपा के बालों को मजबूती से पकड़ लिया। वही कृपा ने श्रेयांश की आवाज़ सुनकर एकांश को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर एकांश ने उसे नहीं छोड़ा और उसे उसी तरह से पैशनेटली किस करता रहा। अब धीरे धीरे श्रेयांश की आवाज़ उन दोनों के कानों में आना बंद हो गई थी। शायद वह दूसरी तरफ चला गया था। कुछ देर बाद एकांश ने कृपा को छोड़ा। कृपा लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने एकांश को गुस्से से देखते हुए कहा, आप पागल है श्रेयांश, कितनी देर से मुझे बुला रहा था और आप है कि मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। कहते हुए कृपा अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही कृपा की बात सुनकर एकांश ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, डॉल भूल मत, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में हूँ और मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए, पर तुम्हारा ये बेटा हर बार हमारे रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी बनाकर टपक पड़ता है। एक दिन में इसकी टांगें तोड़ दूंगा। कहते हुए एकांश गुस्से से कृपा की तरफ देखने लगा। एकांश की बात सुनकर कृपा ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, सोचना भी मत, आप मेरे बेटे की टांगें तोड़ेंगे और मैं आपको छोड़ दूंगी। अभी वह छोटा है इसलिए वह बार बार मुझे बुलाता रहता है। कृपा की बात सुनकर एकांश ने उसे अजीब नज़रों से देखते हैं कहा, क्या कहा डॉल, तुम्हें वो छोटा लगता है? 18 साल का हो जाएगा वह कुछ दिनों में और तुम्हें वह अभी भी छोटा लगता है। एकांश की बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर कृपा ने थोड़े गुस्से से कहा, आप कब सुधरेंगे? खुद के बेटे से कौन जलता है? कृपा की बात सुनकर एकांश ने कहा, मैं, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन मुझे सिर्फ मुझ पर चाहिए, किसी और पर नहीं। कुछ दिनों में तुम्हारा बेटा खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा या बीवी ढूंढ लेगा, इसलिए तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए एकांश दोबारा कृपा को किस करने लगा। कृपा ने मन ही मन कहा, ये पागल आदमी कभी नहीं सुधर सकता। उसने भी एकांश को नहीं रोका और वह भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर में वह दोनों अपने रूम में जाकर आराम से सो गए। लंदन। ख्वाहिश आराम से अपने रूम में सो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला और क्रियांश अंदर आया। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। उसके पर दूसरी तरफ लटक रहे थे तो हाथ दूसरी तरफ। वह काफ़ी अजीब तरह से सो रही थी। उसे देखकर क्रियांश ने अपना सर हिला दिया और उसके पास आकर उसे उठाने लगा। उसने प्यार से ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ख्वाहिश उठ जाओ। क्रियांश की बात सुनकर भी ख्वाहिश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह मजे से सोते हुए अपना चेहरा पिलो में छुपाने लगी। ये देखकर क्रियांश ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, ख्वाहिश, मैंने कहा उठ जाओ, पर ख्वाहिश अभी भी उठने को तैयार नहीं थी। ये देखकर क्रियांश ने साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पूरा अपनी ख्वाहिश के ऊपर डाल दिया। ख्वाहिश, जो कि मजे से सो रही थी, इस तरह से ठंडा पानी पड़ने की वजह से हड़बड़ाकर उठ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है बे? इतना कहते ही उसे अपने सामने दो गुस्से से उसे घूरती नीली आंखें नजर आई, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी नकली मुस्कुराहट आ गई। वही क्रियांश ने उसे देखकर गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है तमीज से बात किया करो, और यह गाली देना कहाँ से सीखा तुमने? क्रियांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई मैं गाली कहाँ देती हूँ, वह तो गुस्से की वजह से निकल गई। वैसे भाई आपने मुझे इतनी सुबह सुबह इस तरह से पानी डालकर क्यों उठाया? कहते हुए उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर क्रियांश की तरफ देखा तो क्रियांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरते हुए कहा, रेडी हो जाओ, हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। क्रियांश के मुंह से इंडिया जाने की बात सुनकर ख्वाहिश जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या कहा आपने? उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर क्रियांश ने गुस्से से कहा, तमीज भूल चुकी हो तुम, इस तरह से हरकतें करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। कहते हुए क्रियांश रूम से बाहर चला गया। वही उसकी बात सुनकर ख्वाहिश मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी और दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में ख्वाहिश रेडी हो चुकी थी। उसने एक ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स की टी शर्ट और नीचे ब्लू कलर का रिप जीन्स डाला हुआ था, जिसमें वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ के रखा था, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और लिप्स पर पिंक कलर की लिपस्टिक। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए क्रियांश नजर आया, जो कि शायद उसका ही इंतजार कर रहा था। ख्वाहिश उसके सामने आकर बैठ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। क्रियांश ने ख्वाहिश की बात का जवाब नहीं दिया और एक शब्द में उसे कहा, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, हम थोड़ी ही देर में इंडिया के लिए निकल रहे हैं। क्रियांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने एक्साइटेड होते हुए, आप सच कह रहे हो भाई, हम इंडिया जा रहे हैं? ख्वाहिश को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन के बाद वह कभी इंडिया नहीं गए थे। पिछले 20 सालों से दोनों भाई बहन लंदन में ही रह रहे थे। कृपा, एकांश, श्रेयांश उन लोगों से मिलने के लिए हमेशा यहाँ पर आते थे, पर वो दोनों कभी भी इंडिया नहीं गए थे। ख्वाहिश के चेहरे की खुशी देखकर क्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रेडी हो जाओ। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। क्रियांश को मुस्कुराते हुए देखना काफ़ी रेयर था।
कुछ देर बाद दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। ख्वाहिश ने कहा भाई मैं अपने कपड़े तो पैक किया ही नहीं। ख्वाहिश की बात सुनकर क्रियांश ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है इंडिया चलो डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर देंगे, वैसे भी उन्होंने तुम्हारा वार्डरोब पहले से ही भर दिया होगा। एकांश का नाम सुनते ही ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह इंडिया जाने के लिए सबसे ज़्यादा खुश इसलिए ही थी क्योंकि वहाँ पर उसके डैडी उसके प्रोटेक्टर थे जो कि उसकी किसी भी शैतानी पर उसे हमेशा बचते थे। कुछ देर बाद ख्वाहिश और क्रियांश दोनों अपने प्राइवेट जेट में बैठकर इंडिया के लिए निकल चुके थे। इस तरफ अंधेरे में बैठा हुआ एक इंसान मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तस्वीर को देख रहा था। उसकी ग्रीन आइज इस वक्त ख्वाहिश के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने तस्वीर से ख्वाहिश के होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, न जाने ऐसा क्या नशा है तुझ में जो तुझे देखे बिना चैन नहीं आता। बहुत जल्द तुम मेरी बाहों होंगी स्पाइसी बेबी, बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा इंडिया जाने के बाद और कौन है यह मिस्टीरियस इंसान, बहुत जल्द पता चलेगा आपको। नेक्स्ट एपिसोड रात तक आ जाएगा। सॉरी आज लेट दिया, पर हो सकेगा तो रात को 2 एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ यार मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दो वरना रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त क्रियांश और ख्वाहिश दोनों प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। ख्वाहिश के चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज फाइनली वह इतने सालों बाद अपने देश अपने इंडिया जाने वाली थी। उसने इंडिया में काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया था जिस वजह से उसे इस वक्त काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। सबसे ज़्यादा ये सोचकर कि वह अब अपने डैडी के पास जाएगी, अपने सुपर हीरो के पास। वही क्रियांश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके हाथ में एक पेंडेंट था जिसे वह अपने हाथ में घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल मुस्कुराहट की तरह नहीं थी, बल्कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसकी मुस्कुराहट देख ले तो डर की वजह से बेचारा बेहोश हो जाए। उसने उसे पेंडेंट को देखते हुए कहा, बस कुछ घंटे उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा स्टूपिड गर्ल। कहते हुए क्रियांश ने उसे पेंडेंट पर किस कर लिया और एक जुनूनियत भरी आवाज में उसने खुद से कहा, सालों से जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार खत्म होने का वक्त आ गया। बस कुछ और पल उसके बाद तुम मेरी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए क्रियांश ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सी लड़की का चेहरा आने लगा जो कि उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा रही थी। दूसरी तरफ मुंबई सिंह मैंशन। इस वक्त एक रूम में एक आदमी एक औरत को पैशनेटली किस कर रहा था। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर वह आदमी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर बाद उसने उसे छोड़ा। दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। उसे औरत ने गुस्से से उस आदमी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, ठरकी आदमी, बुढ़ापा आ गया पर तुम सुधरोगे नहीं। यह कोई और नहीं आर्यन और दिया थे। दिया की बात सुनकर आर्यन ने कहा, और तुम्हें बुढ़ापा आ गया पर अपने मासूम और प्यारे पति को पीटना तुमने नहीं छोड़। कभी तो रोमांस करने दिया करो और बूढ़ी तुम हो चुकी हो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। कहते हुए आर्यन मुस्कुराने लगा। आर्यन की बात सुनकर दिया ने कहा, बकवास बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्रियांश और ख्वाहिश आने वाले हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके सिंघानिया मैंशन के लिए निकलना है। दिया की बात सुनकर आर्यन ने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा हूं। तुम खुद को देखो, जब भी साथ में निकलते हैं लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने हैंडसम आदमी की बीवी ऐसी कैसी हो सकती है। कहते हुए आर्यन ने दिया की तरफ देखा जो कि उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका खून कर देगी। ये देखकर आर्यन ने खुद से कहा, भाग बेटा आर्यन, वरना तेरी बीवी तेरी जान ले लेगी। इतना कहते हुए आर्यन वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वह दोनों ही तैयार हो चुके थे। दिया ने आर्यन से कहा, हमारे अनमोल रतन कहाँ है, क्या वह लोग नहीं आ रहे हैं। दिया की बात सुनकर आर्यन कुछ कहता इससे पहले ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को मारते हुए नीचे उतर रहे थे। लड़की ने उसे लड़के के बाल खींचते हुए कहा, मैं तेरा खून कर दूंगी। उस लड़की की बात सुनकर लड़के ने उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, और डायन तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं भी तेरे पूरे बाल उखाड़ दूंगा और तुझे गंजी बना दूंगा। उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर दिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव निधि स्टॉप इट वरना दोनों को अच्छे से पिटूंगी। यह आर्यन और दिया के बच्चे थे। निधि को उन्होंने अडॉप्ट किया था। निधि जो कि 17 साल की थी, दिखाने में बहुत ही खूबसूरत, पर जितनी खूबसूरत उतनी ही शैतान। निधि को अब तक ये बात नहीं पता थी कि वह अडॉप्टेड है। और ध्रुव उनका बेटा जो कि अब 18 साल का हो चुका था। ध्रुव श्रेयांश से 3 महीने बड़ा था। सेकंड टाइम भी कृपा और दिया साथ में ही प्रेग्नेंट थे, पर इस बार पहले दिया की डिलीवरी हो गई थी और उसे उसका बेटा ध्रुव हुआ था। ध्रुव के 3 महीने बाद कृपा की डिलीवरी हुई थी और श्रेयांश का जन्म हुआ था। ध्रुव के पहले बर्थडे पर सब लोग जब मंदिर गए थे उन्हें सीढ़ियों पर निधि मिली थी और उसी दिन दिया और आर्यन उसे अपने साथ अपने घर लेकर आए थे। यह बात कृपा, एकांश, आर्यन और दिया के अलावा कोई भी नहीं जानता था। दिया के चिल्लाने की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मासूम बच्चों की तरह धीरे धीरे नीचे आने लगे। निधि ने गुस्से से कहा, अगर इस वक्त मुझे बाहर जाना नहीं होता तो तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखा दी। जब देखो तब एक दूसरे का खून करने के लिए उतावले रहते हो। दिया को इतने गुस्से में देखकर निधि ने मासूम सी आवाज में कहा, मोम मेरी गलती नहीं है, गलती इस लंगूर की है। निधि की बात सुनकर ध्रुव ने गुस्से से कहा, मोम देखो इस जंगली बिल्ली ने दोबारा मुझे लंगूर कहा, आप इसे समझा दो, मैं इसे बड़ा हूं, इसे कहो कि यह मुझे भाई कहे।
ध्रुव की बात सुनकर निधि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें भाई नहीं कहूंगी, तुम लंगूर हो, लंगूर ही कहूंगी। निधि की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से कहा, निधि यह गलत बात है, वह तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें उसे भाई ही कहना होगा। आर्यन की बात सुनकर निधि ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी ये तो गलत बात है ना, आप जानते हो ना यह मुझे कितना परेशान करता है। निधि की बात सुनकर आर्यन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर फिर भी वह तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें उसके साथ प्यार से रहना होगा बच्चा। आर्यन की बात सुनकर निधि ने कहा, ओके डैडी। सबको शांत होता देखकर दिया ने कहा, अब अगर शांति पाठ हो गया हो तो हम सब निकल। इतना कहकर उसने सब की तरफ देखा तो सब लोगों ने अपना सर हिला दिया। तभी निधि ने कहा, अब आपकी राजकुमारी कहाँ है? इतना कहकर उसने आर्यन की तरफ देखा। दिया की बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर वही होगी जहां पर हमेशा होती है। उसकी बात सुनकर दिया ने गुस्से से कहा, क्या वह हमारे साथ नहीं आ रही है? दिया की बात सुनकर निधि ने कहा, मोम मैं दीदी को देखकर आता हूं। इतना कहते हुए निधि भागकर घर के एक साइड में आ गई जहां पर एक बड़ा सा कांच का रूम बना हुआ था। वह दिखने में ही बहुत खूबसूरत था। निधि ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने चलते हुए कहा, रूही दीदी कहाँ हो आप? इतना कहते हुए उसका ध्यान एक लड़की की पीठ पर गया जिसने इस वक्त अनारकली सूट पहना हुआ था और वह कैनवास पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। यह रूही थी, आर्यन और दिया की बेटी, जो अब 25 साल की हो गई थी। निधि ने जब रूही को इस तरह से पेंटिंग करते हुए देखा, उसने कहा, दीदी मॉम बुला रही है। उसके इतना कहते ही रूही ने पलट कर देखा। रूही जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, उसके होठों के नीचे एक काला तिल, बिना मेकअप के दिखने में कयामत। उसने इस वक्त अपने मुंह में पेंटिंग का ब्रश पड़ा हुआ था। उसके गालों पर भी कुछ रंग लगे हुए थे, पर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निधि ने रूही की तरफ देखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, दी कब तक ऐसे बिजलियां गिराकर मुझे झटका देती रहोगी? निधि की बात सुनकर रूही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, दी आप इस तरह से हंस मत करो, मुझे जलन होती है, आप कितनी खूबसूरत हो। निधि की बातें सुनकर रूही ने कहा, अब मस्का लगाना हो गया हो तो बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? रूही की बात पर निधि ने कहा, मॉम बोल रही है कि आप हमारे साथ नहीं आ रही हो। क्या ख्वाहिश दीदी और क्रियांश भैया आ रहे हैं, इसलिए मोम ने जल्दी आपको रेडी होकर आने के लिए कहा है। हम सब लोग सिंघानिया मैंशन जा रहे हैं। निधि की बात सुनकर रूही, जिसके चेहरे पर अब तक प्यारी सी स्माइल थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, मॉम को बोलो कि मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं कल ख्वाहिश से मिलने के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर को दोबारा पेंटिंग करने लगी। उसने पलटकर दोबारा पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, पर इस वक्त उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, आई हेट यू। आज के लिए बस इतना ही। आखिर किससे नहीं मिलना चाहती है रूही और क्या होगा कहानी में आगे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन भी जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सन, लव यू रीडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रूही पेंटिंग बना रही थी पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, रूही तू इस तरह से नहीं रो सकती। जिसे तेरी कोई परवाह नहीं, तू उसके लिए खुद को तकलीफ कैसे दे सकती है? रूही ने जैसे जैसे खुद को समझाया और पेंटिंग करने लगी, पर अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निधि जल्दी से ध्रुव, दिया और आर्यन के पास आ गई। उसे अकेले आते हुए देखकर दिया ने कहा, रूही कहाँ है? निधि। दिया की बात सुनकर निधि ने कहा, मोम दीदी ने बोला है कि वह नहीं आ रही है, वह कल ख्वाहिश दीदी से मिलने के लिए चली जाएंगी। निधि की बात सुनकर दिया ने हैरानी से कहा, रूही ऐसा कैसे कर सकती है? क्रियांश और ख्वाहिश दोनों उसके बचपन के दोस्त हैं। पता नहीं इस लड़की को क्या हो जाता है, कभी कुछ भी करती हैं। दिया की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम क्यों बेफिजूल में मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? उसे नहीं आना तो ना आए, उसे उसका काम करने दो, उसने कहा है ना वो कल मिलने के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर टाइम पास मत करो और चलो। आर्यन की बात सुनकर दिया ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मेरे तीनों बच्चों को बिगाड़ कर रखा है तुमने। दिया की बात सुनकर आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ क्योंकि उनकी माँ उन्हें बिगड़ने देती नहीं तो अब उनके पापा को ही तो उनकी कदर करनी पड़ेगी ना। आर्यन की बात सुनकर निधि और ध्रुव एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। वही दिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बाद में देखूंगी, पहले चलो। इतना कहते हुए वह तेजी से लिविंग रूम से बाहर चली गई। आर्यन ने मासूम सा चेहरा बनाकर निधि और ध्रुव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ मुझे कभी नहीं छोड़ती, पता नहीं यह औरत कब सुधरेगी। आर्यन की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, डैडी यू नो ना, मॉम लव यू वेरी मच, इसलिए वह आप पर गुस्सा सबसे ज्यादा करती है। अब ज्यादा मत सोचो और चलो। कुछ ही देर में सिंह फैमिली के सभी लोग सिंघानिया मैंशन पहुंच चुके थे। आज संडे था, जिस वजह से कृपा लिविंग रूम में बैठकर एक नॉवेल की किताब पढ़ रही थी। एकांश अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर कृपा, जो कि एक कहानी में खोई हुई थी, उसने किताब को साइड में रखी। वह उठती इससे पहले ही एक सर्वेंट ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही कृपा के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, कृपा आंटी। इस आवाज़ को सुनते ही कृपा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर निधि सबसे आगे खड़ी थी और दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। निधि को देखते ही कृपा के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निधि तुम। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से ध्रुव ने कहा, आंटी मैं भी आया हूँ। ध्रुव को देखकर कृपा के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तभी पीछे से आर्यन ने कहा, और मैं भी। तभी कृपा का ध्यान दिया पर भी गया। पूरी सिंह फैमिली को यहाँ देखकर कृपा ने हैरानी से कहा, तुम सब लोग यहाँ? कृपा की बात सुनकर दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, हम तुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते? वैसे भी आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना हम फैमिली टाइम स्पेंड करें, इसलिए हम सब आ गए। दिया की बात सुनकर कृपा मुस्कुराने लगी। वहीं निधि जाकर सीधा कृपा से लिपट गई थी और किसी छोटे से बंदर के बच्चे की तरह उसके पास उसे चिपक कर बैठी हुई थी। कृपा भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर रही थी। तभी कृपा और सब किसने में किसी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, चुड़ैल छोड़ मेरी मॉम को। इस आवाज़ को सुनते ही सभी लोगों ने सीडीओ की तरफ देखा, जहां पर श्रेयांश एक ब्लैक शर्ट और ब्लू रिप जीन्स में खड़ा था। इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से में वह बिल्कुल एकांश की तरह दिखता था। श्रेयांश की बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि वह इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। वही निधि जो कि कृपा को गले लगाकर बैठी हुई थी, श्रेयांश की आवाज़ सुनकर उसने गुस्से से सीडीओ की तरफ श्रेयांश को देखा और कहा, लकड़बग्घे यह मेरी आंटी है और मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने कृपा को और भी मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर श्रेयांश का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। इस वक्त गुस्से की वजह से वह एकांश की तरह ही डरावना लग रहा था। वह सीढ़ियों से तेजी से नीचे आने लगा। वह नीचे आकर कृपा और निधि की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। तभी बीच में ध्रुव जाकर उससे लिपट गया। ध्रुव ने कहा, अरे मेरे भाई रुक जा, अपने दोस्त को तो देख ले। ध्रुव को देखकर श्रेयांश का थोड़ा गुस्सा कम हो गया, पर उसने ध्रुव को खुद से दूर करते हुए कहा, पहले मैं इस चुड़ैल को समझाता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरह से चिपकने की। वह सिर्फ मेरी मॉम है। ध्रुव ने भी उसे नहीं रोका। श्रेयांश सीधा जाकर कृपा के पास आया। उसने निधि की तरफ देखा जो कि कृपा को छोटे बच्चों की तरह पकड़कर बैठी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, चुपचाप उठ जाओ वरना तुम्हारे बालों को पकड़कर तुम्हें उठाऊंगा। मेरी मॉम से दूर रहो। श्रेयांश की बात सुनकर निधि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कृपा से कहा, आंटी देखो ना आपका ये लकड़बग्घा बेटा मुझे किस तरह से बात कर रहा है। कहते हुए वह मासूम सा चेहरा बनाकर कृपा की तरफ देखने लगी। निधि का मासूम सा चेहरा देखकर कृपा ने कहा, श्रेयांश क्यों उसे परेशान कर रहे हो? कृपा की बात सुनकर श्रेयांश ने गुस्से से कहा, बिकॉज यू आर ऑन माई मॉम। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एकांश की दमदार आवाज़ सुनाई दी, वो तुम में से किसी की नहीं है, शी इज़ ओनली माइन, ओनली माइन। कहते हुए एकांश सीढ़ियों से एरोगेंट स्टाइल में नीचे उतर रहा था। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे। वहीं उन दोनों बाप बेटों की बात सुनकर आर्यन ने मुंह बनाते हुए दिया से कहा, अरे यार इतना जलने की क्या बात है, ये दोनों बाप बेटे कभी नहीं सुधरेंगे। अब तो तीसरा शैतान भी आने वाला है जो कि इन दोनों से भी ज़्यादा बुरा है। कहते हुए आर्यन की आंखों के सामने क्रियांश का इमोशनलेस चेहरा आ गया, जिसे याद करके उसने मन ही मत कहा, है भगवान इसके दोनों बेटे इसके जैसे की हो गए। वही एकांश को देखते ही निधि जल्दी से कृपा से दूर हो गई। हालांकि वह शैतान थी और उसे सबको परेशान करने में मजा आता था, पर वह एकांश से बहुत डरती थी। ऐसा नहीं था कि एकांश उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करता था, पर फिर भी वह हमेशा से उससे डरती थी। निधि के उठते ही श्रेयांश जो कि कृपा की तरफ देख रहा था, उसने कहा, मोम डैड से बोलो कि आप मेरी हो, वो क्यों बार बार मुझसे लड़ाई करते हैं। श्रेयांश की बात सुनकर कृपा ने मुस्कुराते हुए एकांश की तरफ देखा जो कि किसी किंग की तरह चलता हुआ उनके पास ही आ रहा था। उसे देखते ही कृपा के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। वह सीधा जाकर कृपा के बगल में बैठ गया। कोई कुछ कहता इससे पहले ही उसने कृपा को अपनी गोद में खींच लिया और उसके बालों को कान के पीछे करते हैं कहा, बीवी हमेशा याद रखना, तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं ही रहूंगा। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारा खुद का बच्चा भी नहीं। एकांश ने कृपा की चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। किसी को भी ये देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि एकांश को किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही कृपा ने गुस्से से कहा, एकांश कुछ तो शर्म कीजिए, सारे बच्चे हैं यहाँ पर। कृपा की बात सुनकर एकांश ने पलटकर सबकी तरह अपनी खतरनाक नीली आंखों से देखा तो सभी लोग अपनी नज़रें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगे। श्रेयांश ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कहा, डैड आप बहुत बुरे हो। श्रेयांश की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक क्रीपी मुस्कुराहट आ गई। उसने श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हूँ। कहते हुए उसने मुस्कुराकर कृपा के गाल पर किस कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। शाम तक एक और एपिसोड आएगा, प्लीज़ यार सभी एपिसोड पढ़ो वरना मेरी नवल रिजेक्ट हो जाएगी। और मेरी एक और कहानी साइको मॉन्स्टर क्रूएल रिवेंज, उसे भी प्लीज़ पढ़कर देखो, पसंद आए तो कंटिन्यू करना वरना मत करना। चलिए बिना देरी की यह शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उस मिस्टीरियस आदमी की बात सुनकर और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर उसके पास खड़े उसके असिस्टेंट को ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ से भाग जाए।
क्योंकि वह अच्छे से जानता था उसके सामने बैठे इस इंसान के दिमाग में कब क्या चलता रहता है। ये उसे खुद भी पता नहीं होता। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किया था जो इस शैतान के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में उस आदमी की डोमिनेटिंग आवाज़ सुनाई दी। तुमने क्या पाप किया है वह तुम्हें इस जन्म में पता नहीं चलेगा, पर तुम्हारी किस्मत में आप मरते दम तक मेरा गुलाम बनकर रहना लिखा हुआ है। जैसे ही उस आदमी की आवाज़ उसके असिस्टेंट के कानों में पड़ी, उसने अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ कहा, मुझे पता है बॉस कि मैं आपका गुलाम हूँ। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर उसकी तरफ देखकर अपने हाथ में पकड़े नाइफ को टेबल पर पटकते हुए कहा, यू नो वॉट राघव, यू नो वेरी वेल। अपने बॉस की बात सुनकर राघव ने मन ही मन कहा, आपको समझना मेरे बस की तो छोड़िए, दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके सामने बैठे उसे इंसान ने एक क्रीपी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसलिए मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो और जो काम कहा है उसे पूरा करो। अपने बॉस की बात सुनकर राघव वहां से तेजी से चला गया। राघव के जाते ही उस इंसान ने दोबारा स्क्रीन पर चल रही फुटेज को देखा, जहां पर ख्वाहिश अभी भी एकांश के गले से लिपटी हुई थी और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था एक छोटी सी बच्ची को उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई हो और वह अब उसे चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। ख्वाहिश को दोबारा एकांश के गले लगे हुए देखकर उस इंसान ने अपनी आंखों को बंद किया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसकी हरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हर एक गलती के साथ में बहुत जल्दी मिलेगी स्पाइसी बेबी। मेरे अलावा किसी और को छूने देने की इजाज़त मैंने तुम्हें नहीं दी है। कहते हुए उसने लैपटॉप पर चल रही उसे फुटेज को देखा और लैपटॉप को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर ख्वाहिश ने एकांश के गाल पर किस करते हुए कहा, डैड आई रियली रियली मिस यू, यू नो वॉट, आपसे दूर इतने साल रहने के बाद अब मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती। कहते हुए उसने दोबारा एकांश को गले लगा लिया। आज ख्वाहिश एकांश से पूरे 6 महीने बाद मिल रही थी। 6 महीने पहले ख्वाहिश और क्रियांश से मिलने के लिए कृपा, श्रेयांश और एकांश तीनों लंदन गए थे और पिछले 6 महीने से वह लोग सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात कर रहे थे। एकांश ने प्यार से ख्वाहिश के माथे पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे साथ और अपनी मॉम के साथ ही रहोगी। एकांश की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे की मुस्कुराहट आगे। तभी एकांश का ध्यान ख्वाहिश के पीछे खड़े क्रियांश पर गया, जो कि अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उसकी तरफ ही देख रहा था। ख्वाहिश एकांश से अलग हुई तभी श्रेयांश ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी क्या आपको मैं नहीं नजर आ रहा। श्रेयांश की आवाज़ सुनते ही ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने श्रेयांश के पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरा छोटा सा बेबी इतना बड़ा हो गया। ख्वाहिश किस तरह से किस करने की वजह से और छोटा बेबी बुलाने की वजह से श्रेयांश ने मुंह बनाते हुए कहा, दीदी मैं छोटा बेबी नहीं हूं, मैं 18 का हो जाऊंगा। एक हफ्ते के बाद आप मुझे छोटा बेबी नहीं बोल सकती और इस तरह से मुझे की नहीं कर सकती, मुझे तो कि बस मेरी गर्लफ्रेंड करेगी। कहते हुए श्रेयांश ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। श्रेयांश की बात सुनकर ख्वाहिश जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरे छोटे से श्रेयांश ने अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली और मैं जो अभी तक सिंगल घूम रही हूँ, हायो रब्बा की होगा मेरा। ख्वाहिश ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा। वही एकांश भी एटीट्यूड से क्रियांश की तरफ देख रहा था, जो कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। दोनों बाप बेटे अपनी नीली आंखों से एक दूसरे को एटीट्यूड से देख रहे थे। उन दोनों की तरफ देखकर आर्यन ने मन ही मन कहा, पता नहीं ये दोनों बाप बेटे धरती पर कैसे आ गए, भगवान ने तो इन दोनों को एलियन बनाना था। तभी क्रियांश धीरे धीरे एकांश की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। एकांश अपनी जगह पर ही खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी क्रियांश ने धीरे से एकांश के पास जाकर उसे गले से लगाकर कहा, मिस यू डैड। क्रियांश की बात सुनकर एकांश के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने भी अपने दोनों हाथों से उसे गले लगाते हुए कहा, वेलकम बैक माय बॉय। वही ख्वाहिश की बात सुनकर श्रेयांश कुछ कहता इससे पहले ही निधि ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी यह क्या बोल रही हो आप, इसके जैसे लंगूर को गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। आप तो जानती हो ना, आजकल लड़कियों को हैंडसम और हॉट बंदे पसंद आते हैं, इसके जैसे लंगूर नहीं तो गर्लफ्रेंड मिलने का तो चांस ही नहीं है। निधि की बात सुनकर ख्वाहिश हंसने लगी। वही श्रेयांश ने गुस्से से उसके बाल खींचते हुए कहा, चुड़ैल अपना मुंह बंद रखना, मैं तेरा खून कर दूंगा। इस वक्त मेरी दी और मेरे भाई है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, वरना मैं तुझे अच्छे से बताता कि श्रेयांश सिंघानिया से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। उन दोनों को लड़ाई करता देखकर ख्वाहिश ने हंसते हुए कहा, अरे यार मैं आज ही आई हूं और मेरे साथ बात करने की जगह पर तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ध्रुव इधर आओ। इतना कहकर उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव जल्दी से आकर ख्वाहिश के गले से लग गया। ख्वाहिश ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। ख्वाहिश की बात सुनकर ध्रुव के गाल लाल हो गए। उसे शर्माते हुए देखकर ख्वाहिश हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरे भाई तो इतनी ज़्यादा शर्मीले है।
कुछ देर बाद सभी लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। ख्वाहिश जल्दी से ध्रुव, निधि और श्रेयांश के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। क्रियांश अभी बाहर ही था, उसने एकांश की तरफ देखा और धीमी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुनते ही एकांश के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा, जो कि उन दोनों की मुस्कुराहट देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों बाप बेटों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रियांश ने एकांश की तरफ देखा और सीधा दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया। ये देखकर आर्यन ने कहा, क्या ये हमारे साथ सिंघानिया मेंशन नहीं आ रहा है? आर्यन की बात सुनकर एकांश ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गया। आर्यन ने गुस्से से कहा, भगवान ने जवान दी है, उसका इस्तेमाल किया करो। एकांश कहते हुए वह भी गुस्से से गाड़ी के अंदर बैठ गया। वही क्रियांश गाड़ी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते, मुझे बचाने के लिए तुम यहाँ पर नहीं आई हो ना स्टूपिड गर्ल? कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहती तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। सिंह मैंशन। रूही इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। उसने अपने हाथ में एक पेंडेंट पकड़ा हुआ था। उसने उसे पेंडेंट को देखते हुए कहा, नफरत करना चाहती हूँ तुमसे, पर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। हर बार मेरे प्यार को बेइज्जत किया है तुमने, हर बार मुझे ठुकराया है, पर फिर भी दिल तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहता। आखिर क्यों यह मोहब्बत इतनी तकलीफ देती है? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी होगी रूही और क्रियांश की पहली मुलाकात जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर इस पर ठीक रीड आए तो रात को अपलोड करूंगी, क्योंकि एक दिन में 2 अपलोड करने के बाद पहले पर रीड नहीं आते। और प्लीज़ यार आप सब रिव्यू दो, सिर्फ 10 रिव्यू हुए हैं। अगर रिव्यू नहीं आए तो मेरी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं आपका कमेंट पढ़ा था कि निधि और क्रियांश की लव स्टोरी दिखाओ, तो निधि सिर्फ 17 साल की बच्ची है, अभी उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ होना है और रूही और क्रियांश के पास में क्या हुआ था वह भी दिखाना है, इसलिए जोड़ी उन दोनों को ही रहेगी।